हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। आई होप कोविड-19 के इस बुरे वक्त में आप और आपके परिवार वाले सभी लोग सुरक्षित होंगे। आप घर पर बैठकर अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, एक नया बैच लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, जिसमें हम ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब तीनों को कवर करेंगे। पर डे आपको क्लासेस मिलने वाली है इस बैच की। रेगुलर क्लासेस होंगी, कभी मैं लाइव आकर पढ़ाऊंगा और जब मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा तब मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा उसका भी एक फिक्स टाइम होगा अपलोडिंग का। वो सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स होगा, मतलब 1.5 घंटे की आपको पर डे क्लास मिलने वाली है। वो कैब सेशन इस टाइम से बिल्कुल अलग होंगे, वो 30 आवर्स आपको सेपरेट देने वाला हूँ। सारी क्लासेस प्रॉपर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड में जैसे रेगुलर हम पढ़ाते हैं यहाँ जब मन करेगा तब पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रॉपर क्लासेस देने वाला हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। कंटेंट के साथ प्रैक्टिस मटेरियल प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सारी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी, इसी पर जिस पर आप मुझे देख रहे हो। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो आप नाम बता सकते हो इस चैनल का। और ये जितना भी कंटेंट है बैच को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर या फिर सेक्शनल टेस्ट को लेकर, इसका कोई भी आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सभी के लिए। अगर मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी टाइमिंग रात 8 बजे होगी। 8 से 9:30 में आपको लाइव आकर पढ़ाऊंगा। और अगर मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उस रिकॉर्डिंग का टाइम, अपलोडिंग टाइम 8 बजे से पहले होगा। 8 बजे से पहले पहले वो आपको मिल जाएगी वीडियो, चाहे वो 6 बजे मिले, 5 बजे मिले या ठीक 8 बजे मिले, लेकिन 8 तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो इस बैच को शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला चैप्टर उठा रहा हूँ मैं वर्ब, क्योंकि मैंने टेंस आपको पढ़ा दिया है। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके टेंस वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और वहाँ टेंस को पढ़ सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ बहुत छोटी से छोटी समझाई है टेंस के चैप्टर में। इस बैच में मैं टेंस कवर करूंगा, लेकिन आगे चल के करूंगा। यहाँ भी मैं वर्ब को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बैच सारे एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या फिर डिफेंस की कर रहे हो, या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाला हूँ। जब मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा तो मैं सेपरेट कर दूंगा बैचेस को। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए अलग प्रैक्टिस होगी और एसएससी के लिए अलग होगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए एक ही है। उसका बेसिक टू एडवांस जब आप पढ़ोगे, एक एक चीज़ आप कवर कर लोगे, तो इंग्लिश वही है, बस पैटर्न अलग है। तो पैटर्न प्रैक्टिस में चेंज हो जाएगा, बैच एक ही रहने वाला है आपके लिए। तो वर्ब को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप एस्पिरेंट हैं बैंकिंग के या फिर एसएससी के या फिर डिफेंस के। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये आप भी जानते हो। तो शुरू करते हैं इसे। पहले वर्ब का मैं बेसिक कराऊंगा आपको, उसके बाद एडवांस कवर होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस पर जाकर इसे खत्म करेंगे, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। उससे पहले दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो किसी किताब में आपको नहीं देखने को मिलते हैं, टीचर्स भी बहुत कम पढ़ाने लग रहे हैं इन्हें सबको। वो है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स पेयर, दूसरा है कन्फ्यूजिंग V3A। V3A मतलब कई बार आपने देखा होगा कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को या फिर आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। वो सारा खेल क्या है उसे हम आज समझने वाले हैं। उसके बाद मैं कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के पेयर पे पहुंचूंगा, उसे हम कवर करेंगे, और उसके बाद वर्ब का प्रॉपर चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्ब के चैप्टर से पहले, जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, ये आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा, ये गारंटी है। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। एसएससी सीरियल वाले जो बच्चे हैं, जब वो मेंस में पहुंचेंगे तो 100% 2 क्वेश्चन हर बार के पेपर में मिलते हैं। इसे उठाकर देख लेना आप प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ जहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाते हैं। वो सारा खेल क्या है पहले हम उसे समझते हैं, और वो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं जो हमें फंसाने के काम में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हर बच्चा जानता है कि किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3, जिसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म उसका गोन है। ये हर बच्चे को पता है। जैसे इंस्पायर एक वर्ब है, इंस्पायर्ड उसका सेकंड फॉर्म है एंड इंस्पायर्ड ही उसका थर्ड फॉर्म है। ये तो बेसिक जानकारी सबको पता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव गोन, तो गोन मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया यहाँ, क्योंकि यहाँ हैव लिखा है। और हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट है। और हम ये बात टेंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ V3 का ही यूज किया जाएगा। आई हैव इंस्पायर्ड यू, यहाँ मैंने हैव के साथ फिर से V3 का यूज किया है। ये बेसिक जानकारी है, सबको पता है। कई बार हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, आई एम इंस्पायर्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम कंफ्यूज्ड,
सारे सेंटेंस बेसिक हैं, आप सभी ने बोले हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ये एक्साइटेड है या इंस्पायर्ड है, ये V3 है ना, एक्साइटेड भी V3 है ना, लेकिन इससे पहले ना तो हैव लिखा है, ना हैड लिखा है, ना विल हैव लिखा है, ना शैल हैव लिखा है। इसका मतलब ये परफेक्ट तो है नहीं। मैंने यहाँ एम के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ भी मैंने एम के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। अगर मैं इसे पास्ट में बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैं इसे वो उसके साथ बनाने वाला हूँ, जबकि परफेक्ट में ही हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे कुछ और समझना पड़ेगा कि ये थर्ड फॉर्म का काम तो यहाँ नहीं कर रहा है। बात क्लियर कर पा रहे हो ना। अब ये एक्साइटेड किसके बारे में बात कर रहा है, इस आई के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में। और जब भी हम किसी प्रोनाउन की बात करें या फिर नाउन की बात करें और उसे मॉडिफाई करने की बात करेंगे, तो हम जानते हैं नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर एक एडजेक्टिव होता है। एक एडजेक्टिव ही नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये V3 तो है एक्चुअल में, लेकिन इस सेंटेंस में ये किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आई को मॉडिफाई कर रहा है और आई एक प्रोनाउन है। बात क्लियर हुई, हाँ या ना। ऐसे ही इस सेंटेंस में ये V3 तो है एक्चुअल में, लेकिन ये बात किसके बारे में बता रहा है, इस आई के बारे में। और आई क्या है, एक प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ भी ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो अभी आपने ये देखा कि एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्चुअल में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा, वो परफेक्ट टेंस में होगा या फिर पैसिव फॉर्म में होगा। लेकिन जब हम उसे बी फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो वो एक थर्ड फॉर्म का भी काम करता है। बात क्लियर हुई, यस और नो। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपको पता हो, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता हो, कि कई बार हम ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिलता है हमें, जैसे दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड और इंस्पायरिंग। इस सेंटेंस में इंस्पायर्ड का यूज होना चाहिए या इंस्पायरिंग का। जैसे एक सेंटेंस लिखा है ये, अब ये दिस स्टोरी आप जानते हो ये एक नाउन है, और अगर ये नाउन है तो इंस्पायर्ड किसकी बात कर रहा है, इस नाउन की। अभी मैंने आपको समझाया कि नाउन या प्रोनाउन को जब मॉडिफाई करने की बात होगी तो ये इंस्पायर्ड कर सकता है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है। लेकिन क्या ये यहाँ सेंटेंस में सही है इंस्पायर्ड, ये हमें और जानने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप नोट बना लेना, जब भी हम लिविंग की बात करेंगे, जब भी हम किसी लिविंग पर्सन की बात करेंगे और उसे हमें मॉडिफाई करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक एडजेक्टिव बनाकर, तो हम क्या करते हैं, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं उस एडजेक्टिव के लिए। लेकिन जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं और हमें किसी वर्ब को एक एडजेक्टिव बनाना होता है, तो हम V3 का यूज ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करके उसे एडजेक्टिव बनाते हैं। आई रिपीट, इसे ध्यान से समझो, जब भी हमें किसी लिविंग की बात करनी होगी और किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इंस्पायर्ड के लिए आई को बनाया। अब आई जो भी होगा, मैं हूँ या फिर आप अपने लिए आई बोलोगे या जो भी अपने लिए आई बोलेगा वो लिविंग होगा, तो हम उस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एडजेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये आई लिविंग है। लेकिन इस आई की जगह अगर नॉन लिविंग होगा, जैसे यहाँ लिखा है दिस स्टोरी, अब दिस स्टोरी के साथ मुझे इंस्पायर वर्ब का एडजेक्टिव बनाना है, तो मैं जानता हूँ स्टोरी नॉन लिविंग है, लिविंग तो है नहीं। तो अब मुझे वर्ब का एडजेक्टिव बनाना है तो मुझे नॉन लिविंग की वजह से ING लगाकर बनाना होगा, ना कि थर्ड फॉर्म से। बात क्लियर हुई। तो इस सेंटेंस में इंस्पायर्ड का यूज नहीं हो सकता है, इंस्पायरिंग का यूज हो सकता है। बैंक क्लैरिकल में डायरेक्ट जब स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, 5 ऑप्शन लिखे होते हैं, उनमें से ये पता लगाना होता है इनमें से सही कौन सा है। उन 4 जो गलत बच जाते हैं उनमें ऐसे ऐसे सेंटेंस कई बार पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शी इज एक्साइटिंग और एक्साइटेड। अब आप बता सकते हो, अब आप कहोगे एक्साइट एक वर्ब है जिसे हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है इस सेंटेंस में, और ये किसे मॉडिफाई करने वाला है, इस सी को। और हम जानते हैं सी क्या है, लिविंग है। और सी अगर लिविंग है तो हमें V3 चाहिए होगा उस वर्ब का, V3 चाहिए होगा, तो ये एक्साइटेड होगा, नॉट एक्साइटिंग। एक सेंटेंस नीचे लिखा है दिस इज अ एक्साइटेड और एक्साइटिंग मूव। अब हम जानते हैं मूव एक नाउन है जो नॉन लिविंग है, और अगर ये नॉन लिविंग है और हमें एक्साइटेड या एक्साइटिंग में से चूज करना है, तो नॉन लिविंग के लिए V3 नहीं V+ING का यूज होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है किसी का तो बताइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका
जिससे क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे या हमें जो समझना है मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यह है, आई हैव लर्नड ऑल दीज चैप्टर्स। मैंने क्या किया है, एक वर्ब यूज किया है लर्न का थर्ड फॉर्म। एक वर्ब है LEARN, बचपन से पढ़ते आए हैं इसे। लर्न मतलब याद करना। इसके 3 फॉर्म होंगे, V1 V2 V3। लर्न, लर्नड एंड लर्नड। तो मैंने यहाँ हैव यूज़ किया है और हम जानते हैं हैव से परफेक्ट बनता है, तो ये ऑब्वियसली इसी बात है कि ये V3 होगा। मैंने यहाँ V3 का यूज़ किया है। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, APJ अब्दुल कलाम वॉज अ लर्निंग लर्नेड मैन। भाई अब मैं लर्न की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा ये लर्न होगा, लर्नड होगा, सॉरी फॉर दैट। थर्ड फॉर्म होगी तो वो भी क्या होगी, लर्नड होगी। ठीक है, अब मुझे ये सेंटेंस देखने को मिल रहा है कि अब्दुल कलाम जो यहाँ लिखा हुआ है ये लिविंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया, जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे यहाँ मैन लिखा है आगे, ये मैन अब्दुल कलाम ही है, मतलब ये मैन आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, ये नाउन है। अब इसे ये मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर ING हमें कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। आप कहोगे सर लिविंग है, और अगर बच्चे ये लिविंग है तो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ V3 का यूज़ किया जाएगा, और V3 लर्नड होता है, इसका मतलब ये यहाँ ये आना चाहिए, लर्निंग नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको मैंने अभी जो हेडिंग लिखाया था वो था कन्फ्यूजिंग V3A वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव में, उनमें से लर्न भी एक है। लर्न का थर्ड फॉर्म तो लर्नड है, ये बात सही है, लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है वो लर्नड नहीं है, वो लर्नेड है। इस सेंटेंस में लर्नड नहीं आ सकता है, लर्नेड आएगा। लर्नड अपने कंसेप्ट के हिसाब से ठीक था, लेकिन उस लर्न के थर्ड फॉर्म में ग्रामेरियंस ने जब इंग्लिश को बनाया तो उसके 2 अलग अलग फॉर्म तैयार किए कि जब हम वर्ब की बात करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा तो लर्नड यूज करेंगे, लेकिन जब इसका एडजेक्टिव यूज करना होगा तो हम लर्नेड यूज करेंगे। तो पॉइंट ये है आज का। अभी मैंने ये सारा इसलिए समझाया कि जो भी मैं कहना चाहता हूं उसका पता लगे, उसका बेस क्या है, कि एक वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है लिविंग के लिए, वर्ब की ING फॉर्म यूज हो सकती है एडजेक्टिव बनकर नॉन लिविंग के लिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका एडजेक्टिव अलग से दिया गया है। वो कौन से वर्ब हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो आइए उन्हें पढ़ने का काम करते हैं। सेंटेंस लिखा है कि आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंस को एक बार पढ़ो आप और पता लगाओ कि सेंटेंस में एरर क्या है। सेंटेंस है, अर्लियर द प्रोसेस ऑफ ममिफिकेशन प्रोड्यूस्ड अ स्केलेटन मेयरली क्लॉथ्ड इन अ ड्राई एंड श्रंक स्किन। अब ये श्रंक जो निकल के आया ये बना है बच्चों श्रिंक से। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है श्रैंक एंड थर्ड फॉर्म होती है श्रंक जो यहाँ लिखी है। तो अपने हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्किन के लिए यूज किया गया है इसे। स्किन नॉन लिविंग है, लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है तो यहाँ श्रिंकिंग होना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग से दिया गया है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग से फिक्स करके दिया गया है, वहां हम ना तो थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं ना ING का, श्रिंक भी उनमें से एक है। एक और सेंटेंस लिखा है, दिस इज नॉट द एक्चुअल साइज विच आई सो लास्ट नाइट, आई थिंक दे हैव श्रंक द साइज ऑफ दिस विंडो। अब यहाँ हैव लिखा है, अब हैव से मुझे पता लगता है ये परफेक्ट है। अब मुझे V3 चाहिए एक्चुअल में, जो श्रिंक की V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब श्रंक ही होती है। इस सेंटेंस में श्रंक अपनी जगह ठीक लिखा है। ये मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से आज तक प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब उस लिस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे जो हमें कंफ्यूज करती है। उसमें पहला वर्ब है हमारे सामने लर्न। लर्न का मतलब आप सभी को पता है, याद करना, जिसकी सेकंड फॉर्म ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये इनके अलग से एडजेक्टिव्स हैं। लर्न मतलब याद करना, सेकंड फॉर्म होती है उसकी लर्नड, थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। बात क्लियर है। अगर आपको हैव के साथ यूज करना आई हैव तो आप यूज करोगे लर्नड, क्योंकि मुझे V3 चाहिए और V3 ये है, ये सारे V3 हैं इधर।
लेकिन अगर कहीं आपको लिखना है कि लर्नड मैन और लर्नेड मैन, तो अब आप कहोगे सर मैन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हमें एडजेक्टिव चाहिए लर्न का, और लर्न का एडजेक्टिव क्या है, ये लर्नेड है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास प्रूव। प्रूव मतलब सिद्ध करना किसी चीज को। सेकंड फॉर्म उसकी प्रूव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी उसकी प्रूव्ड होती है। लेकिन जब प्रूव का एक एडजेक्टिव बनाना होता है तो वो होता है प्रूवन। अब आपसे मैं पूछूं दिस इज अ प्रूव्ड मेथड और प्रूवन मेथड, आप कहोगे प्रूवन, क्योंकि यहाँ मेथड को मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है और प्रूव का एडजेक्टिव प्रूवन होता है। पॉइंट क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी किताब में आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलती है ये। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है मेल्ट। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। सेकंड फॉर्म है इसकी मेल्टेड। थर्ड फॉर्म होती है इसकी मेल्टन। बड़े ध्यान से देखना, सेकंड फॉर्म होती है मेल्टेड जहां ईडी लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म है मेल्टन जहां ईएन लिखा हुआ है, और इसका एडजेक्टिव होता है मोल्टन। यहाँ MEL है, यहाँ MOL है। मेल्टन इज अ थर्ड फॉर्म एंड मोल्टन इज एन एडजेक्टिव ऑफ मेल्ट। पॉइंट क्लियर है। जैसे आप लावा की बात करो तो मेल्टन लावा होगा या फिर मोल्टन लावा होगा, आप कहोगे मोल्टन लावा होगा। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है लोड। LOAD लोड। लोड मतलब भरना, जैसे हम सामान भरते हैं किसी चीज में लोड करते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म है इसकी लोडेड, थर्ड फॉर्म है इसकी लोडेड, लेकिन इसका एडजेक्टिव है लोडन। अगर आपसे ये पूछा जाए गुड्स, GOODS, गुड्स मतलब सामान होता है, जब हम गुड में एस लगा देते हैं इसका मीनिंग बदल जाता है, जिसका मीनिंग होता है सामान। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, सामान ले जाने वाला। अगर आपको ये पता है ये जो सामान है ये भरा हुआ है, ये लोड किया गया है, और आपको ये बताना है ये कैसा है, इंग्लिश में बताना है आपको, तो कैसे कहोगे आप, लोडेड गुड्स और लोडन गुड्स। आप कहोगे सर गुड्स तो नाउन है और नाउन को हमें मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव चाहिए, तो लोडन गुड्स होगा। पॉइंट क्लियर कर पा रहे हो ना। आगे लिखा है हमारे पास SAW। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक वर्ब होती है सी जिसका मतलब होता है देखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, SAW, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। ये सभी बात जानते हैं। इस सॉ में और इस सॉ में दोनों में फर्क है। ये सी की सेकंड फॉर्म है, ये अपने आप में V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये एज अ नाउन भी यूज की जाती है। जब ये नाउन की तरह यूज की जाती है SAW, सॉ का मतलब होता है आरी। आपने देखा होगा अगर घर में आपके लकड़ी का कभी काम हुआ है तो एक आरी होती है जिससे लकड़ी को काटा जाता है, उससे इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉ, SAW, सॉ। बात क्लियर है। और ये सॉ है, सेकंड फॉर्म सी की भी होती है, लेकिन मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म की। अभी ये फर्स्ट फॉर्म है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसका मीनिंग होता है लकड़ी को काटना, लकड़ी को चीरना, लकड़ी को फाड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है सॉर्ड, लेकिन जब इसका एडजेक्टिव मिलता है हमें देखने को तो होती है सोन। अब कहीं फाड़ी हुई गई लकड़ी, चीरी हुई लकड़ी रखी है और आपको ये बताना है कि ये चीरी हुई लकड़ी है, इंग्लिश में आपको लिखना है, कहीं यूज करना है, तो आप कहोगे सॉर्ड वुड या फिर सॉन वुड, आप कहोगे सॉन वुड। वुड इज अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे बताना ताकि मैं आपको दोबारा से चीजों को समझा सकूं। एक वर्ब है फॉरगेट, जिसका कुछ किताबों में पहले मिलता था कि फॉरगोट भी थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन अब यहाँ देखने को नहीं मिलता है। अब इसका एडजेक्टिव भी और V3 भी दोनों फॉरगॉटन ही देखने को मिलता है, तो अब इसे मैंने स्टार इसीलिए बनाया, तो इसे आपको याद करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है गेट। गेट मतलब होता है पाना, जिसकी सेकंड फॉर्म आप सभी जानते हो गोट, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो गोट। लेकिन जब इसका एडजेक्टिव हम देखने की बात करते हैं तो इसका मतलब लिखा जाता है गोटन। आपके पास कोई पेन है जो आपको पाया है रास्ते में, जो आपको मिला है, तो आप गॉट पेन कहोगे, इसे गोटन पेन कहोगे, गोटन पेन कहोगे, क्योंकि आपको एडजेक्टिव चाहिए होगा। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है सिंक। सिंक का मतलब आप जानते हो डूबना होता है। सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक होता है, थर्ड फॉर्म संक होता है। जब इसके एडजेक्टिव की बात आएगी तो वो होगा संकन। सिंक और ड्राउन, DROWN, ड्राउन, दोनों में फर्क है। वो कंफ्यूजिंग वर्ब्स में मैं उसे पढ़ाने वाला हूं आपको। दोनों में फर्क है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, SSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना, इसकी सेकंड फॉर्म सैंक है, थर्ड फॉर्म संक है, और जब इसकी एडजेक्टिव की बात करेंगे हम तो क्या आएगा, संकन। अब मैं आपसे कहूँ कोई
जहाज है, शिप है, वो डूबा हुआ है, उसे मुझे लिखना है, किसी सेंटेंस में यूज करना है, मुझे बोलना है, कैसे बोलूं? संक शिप और संकन शिप। आप कहोगे संकन, क्योंकि शिप एक नाउन है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो संकन आएगा। पॉइंट क्लियर है? आगे लिखा है सियर। सियर का मतलब होता है भेड़ की खाल से ऊन निकालना। भेड़ की जो ऊपर बाल होते हैं उसके, उससे जो ऊन मिलती है हमें, उसी को हम बोलते हैं सियर। उसका सेकंड फॉर्म होता है सियर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सियर्ड, बट इसका एडजेक्टिव होता है सोन। अब आपको ये बताना है, ये जो ऊन है, ये जो यार्न है, उसका धागा है, वो भेड़ की खाल से निकल के आया है, भेड़ के बालों से निकल के आया है, तो आप उसे सियर्ड कहोगे या सोन कहोगे? तो आप सोन कहोगे, क्योंकि आपको एडजेक्टिव चाहिए होगा। लेकिन अगर कहीं आप आई हैव, कि मेरे पास वो जो यार्न है, वो धागा है, वो भेड़ की उससे निकाला गया है, तो वहां हैव के साथ सोन का यूज नहीं हो सकता है, सियर्ड का यूज होगा। ये छोटी सी बात अब समझ गए होंगे आप। आगे हमारे पास एक वर्ब है स्ट्राइक, जिसका सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्ट्रक, बट इसका जो एडजेक्टिव है वो होता है स्ट्रीकन। इसे कई लोग स्ट्राइकन बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्ट्रीकन। आगे चलते हैं हम। मैं कुछ पेजेस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आसानी से मैं आपको नेक्स्ट पेजेस इंसर्ट कर पाऊँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक सेंटेंस है, जरा सेंटेंस बताइए पहले। आई हैव गोट माई पेन। सेंटेंस राइट और रॉन्ग? क्या यहाँ गोटन में लिख सकता हूँ? अभी हमने पढ़ा गेट का एक एडजेक्टिव होता है गोटन, जबकि यहाँ हैव लिखा है, हैव के साथ तो V3 चाहिए, और V3 चाहिए तो यहाँ गोट सही होगा, यहाँ गोटन नहीं आ सकता। एक सेंटेंस है, द लेटेस्ट एनी ऑफ माई इन्फॉर्मेंट्स ऑफ द टीनेंट और लेबरिंग क्लासेस सेड दे हैड स्टिल गोटन लैंड्स। क्या यहाँ गोट आ सकता है? गोट लैंड्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि लैंड्स अपने आप में नाउन है और इसे एक एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ गोटन ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास ये आपके सामने लिखा हुआ है, ड्रिंक। सेकंड फॉर्म होता है इसका ड्रैंक एंड थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। जैसे हमने अभी श्रिंक को पढ़ा था, श्रिंक का श्रैंक होता है, फिर श्रंक होता है, सेम वैसे ही ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। लेकिन जब हम इसके एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो ड्रंक ना यूज होकर ड्रंकन यूज होगा। किसी ने दारू पी रखी है, ड्रंकन मैन और ड्रंक मैन, आप कहोगे ड्रंकन मैन। पॉइंट क्लियर है? आगे श्रिंक है, अभी हमने सिंक पढ़ा था शायद, सिंक है, सिंक का भी सेम होता है, सिंक, श्रिंक और ड्रिंक, पैटर्न सेम है। तो श्रिंक का श्रैंक सेकंड फॉर्म है, श्रंक थर्ड फॉर्म है, एंड श्रंकन इसका एडजेक्टिव है। तो ये सारे वो वर्ब्स थे जिनका वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होता है, जिनका एडजेक्टिव अलग फॉर्म में होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। इन सबको नोट कर लो लाइन से, 2-3 बार रिवाइज करो। सेंटेंसेस मैंने आपको बनाए रखे हैं, बनाकर दिए हुए हैं। सारे सेंटेंसेस पे हम काम करते हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ सेंटेंस अभी बाकी हैं। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करते हैं। सेंटेंस लिखा है हमारे पास, एन इमेंस वॉल्यूम ऑफ रॉक्स एंड मोल्टेड स्लैश मेल्टन मोल्टन लावा। अब आप बताइए लावा क्या है? आप कहोगे लावा नाउन है। नाउन है तो आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चाहिए तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि मोल्टन एक एडजेक्टिव होता है मेल्ट का, तो ना यहाँ मेल्टन हो सकता है ना यहाँ मोल्टेड हो सकता है। आगे लिखा है, सी स्टेप्ड क्लोजर टू हिम एज सी हैड इन डियर ड्रीम गेजिंग अप इनटू हिज मोल्टन आईज। मोल्टन आईज मतलब उसकी जो पिघली हुई आंखें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मोल्टन ही आना चाहिए, यहाँ अपनी जगह वो ठीक लिखा है। आगे चलते हैं। हनी इज अ प्रूव्ड प्रूवन रेमेडी। रेमेडी हम जानते हैं ये नाउन है, नाउन है तो उससे पहले हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, जो कि प्रूव का एडजेक्टिव प्रूवन होता है, ना कि प्रूव्ड होता है। द न्यू टीम ओनर हैज अ प्रूव्ड प्रूवन ट्रैक। अब ट्रैक के लिए हम बात कर रहे हैं, ट्रैक अपने आप में क्या है? नाउन। नाउन है तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए होगा? प्रूवन चाहिए होगा। कुछ बच्चे देखते हैं हैज के साथ प्रूव्ड होना चाहिए, हैज से पहले ए भी लिखा है, ए लिखा है तो ए किसी नाउन के लिए आया होगा, क्योंकि ए और एन दोनों किसके लिए आते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ये बात हम नाउन में आर्टिकल में जाके पढ़ेंगे। आगे सेंटेंस लिखा है दे हैव प्रूवन। अब हैव लिखा है, हैव के साथ मुझे क्या चाहिए? V3 चाहिए, तो अब यहाँ प्रूवन नहीं आएगा, अब क्या आएगा?
अप्रूव्ड आएगा। भाई बात क्लियर हो रही है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सारे पेज एक साथ इंसर्ट कर लूं अगर आपकी इजाज़त है तो, ताकि फिर समझने में आसानी रहे। सॉरी मैंने आपको लेट कराया कुछ। खैर चलिए, ये पॉइंट है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खासकर जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है ना, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक अगली क्लास तक जाएगा। काफ़ी बहुत सारे वर्ब्स हैं और एक एक वर्ब के पार्ट के मुझे आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है, तभी आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझकर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, इनसे पहले आपको छोटी सी बातें समझनी है, क्योंकि मैं इस टर्म का यूज़ करने वाला हूँ आगे चलकर। और ये दो टर्म है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हम प्रॉपर पढ़ेंगे जब मैं वर्ब के एडवांस लेवल पर पहुंचूंगा। उससे पहले मैं यहाँ छोटी सी बातें इनके बारे में बता देता हूँ कि जहाँ भी मैं बोलूँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको ये दोनों टर्म समझा देता हूं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों का क्या मतलब है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आई लाई ऑन द सेकंड नंबर ऑफ बेड। यहाँ एक वर्ब यूज़ किया मैंने, लाई। आगे लिखा है आई रेज्ड, ये मैंने वर्ब को यूज़ किया है। आगे लिखा है राइज, यहाँ मैंने वर्ब यूज़ किया है। आई बाथ, मैंने यहाँ वर्ब यूज़ किया है। यहाँ एक और चीज़ है, BATH होता है एक, और एक BATHE होता है। बच्चा ये वाला जो है ना, ये वर्ब होता है और ये होता है नाउन। जब हम यूज़ करते हैं आई टेक अ बाथ, तो अ बाथ जहाँ यूज़ करते हैं तो वो ये वाला होता है विदाउट ई वाला। जब हम आई बात की बात करते हैं तो ई वाला होता है, क्योंकि ये वर्ब है तो मैं ई वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ वर्ब लिखा है। मैंने ये 4 वर्ब आपके सामने लिखे हैं। इन चारों को ध्यान से देखने का अगर काम करते हो आप, तो एक बात पता लगती है कि इस लाए का मतलब होता है लेटना, खुद लेटना। आई लाई, मैं लेटता हूँ। अब लेटता हूँ सेंटेंस के सेंस से पता लग रहा है ये काम मैं खुद करता हूँ। और जब खुद करता हूँ, मैंने खुद को लिटाया है, तो क्या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है इस वर्ब को? नहीं पड़ी। लेकिन मैं बोलूँ आई रेज्ड, रेज मतलब होता है उठाना, मैंने उठाया, तो इससे अपने आप ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्या उठाया। मैं आपसे आकर बोलता हूँ मैंने उठाया, आप कहोगे क्या उठाया, ये तो बताओ। मैं अगर आपसे आकर कहूँ मैं लेटा या मैं लेटता हूँ, आप कहोगे ठीक है लेटते हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो इस रेज्ड को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या उठाया, वो क्या मतलब वोट से पता लगता है। और वोट अगर जब बात करते हैं हम, तो इससे पता लगता है ये एक ऑब्जेक्ट बताने की बात कर रहा है, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने टेंस वाले चैप्टर में इस बात को अच्छे से आपको समझाया था। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया। बात क्लियर है? उसके आगे लिखा है राइज, राइज मतलब उठना। मैं उठता हूँ 6 बजे, तो मैं उठता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं है। मैंने कहा आई बात, मैं नहाता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, वो अपने आप में ही कंप्लीट हो जाते हैं। आई रिपीट, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उन सबको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिन सबको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उन सबको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड है वो ट्रांजिटिव है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। लाइक को किसी ऑब्जेक्ट की नीड है क्या? नहीं है, तो आप क्या कहोगे क्या है ये इंट्रांजिटिव है। रेज्ड को किसी ऑब्जेक्ट की नीड है क्या? हाँ है, तो ये कैसा वर्ब हुआ? ये ट्रांजिटिव है। राइज को किसी ऑब्जेक्ट की नीड है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये कैसा हुआ? इंट्रांजिटिव। बात को किसी ऑब्जेक्ट की नीड है क्या? नहीं है, तो ये भी कैसा हुआ? इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब समझ जाना
कि ये ऐसा वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड है। मैं इंट्रांसिटिव बोलूंगा, समझ जाना कि ये ऐसा वर्ब है जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बड़े ध्यान से समझना। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अपनी, पेन पेपर लेकर एक एक चीज को नोट करना, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। पहला वर्ब हमारे पास, पहला पेयर हमारे सामने लिखा है लाई, लाई एंड ले। लाई के बारे में एक और बात समझो पहले, ये नाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ सारे आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, वर्ब्स। ये नाउन की तरह भी यूज होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं झूठ, इसीलिए हम बोलते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई। ये नाउन है, तभी तो हमने इससे पहले अ लगाया, तभी तो ये फ्रेज बना। टेल अ लाई, एक झूठ बोलना। दे ऑलवेज टेल अ लाई, वो हमेशा एक झूठ बोलते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो वो हमेशा झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं नहीं, किसी पर्टिकुलर झूठ की बात कर रहे हो आप, ये नहीं, आप ये कह रहे हो वो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे ये हमें समझना है। इन तीनों में क्या फर्क है ये हमें समझना है, इन तीनों को यूज कैसे किया जाना है ये हमें समझना है। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होती है, ये लिखे हैं V1 इस वाली लाइन में, ये V2 है और ये V3 है। आप अगर देखोगे इसका V2 और ये V1 दोनों एक जैसे हैं, ये भी ले है और ये भी ले है। जब तक हमें इन चीजों को गहराई से समझने में दिक्कत होती रहेगी तब तक हम फंसते रहेंगे। हमें इन चीजों को गहराई से बड़े ही ध्यान से समझना होगा। आइए समझते हैं। पहला लिखा है वर्ब लाए, लाए का मतलब होता है बच्चे लेटना, लेटना, लेटना मतलब खुद से लेटना, किसी दूसरे को लिटाना नहीं, खुद लेटना। आप गए और बेड पे खुद लेट गए तो आपने यहाँ वहां यूज करना होगा लाए। बात क्लियर है ना। ये जो लाए है लाई, ये एक वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना। और ये जो ले है इसका मतलब होता है लिटाना, लिटाना या फिर बिछाना भी आप इसे बोल सकते हो, बिछाना। कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। आप अपने बेड पर बेडशीट को बिछाते हो, उसे हम ले बोलेंगे। आपका कोई भी छोटा बच्चा देखा आपने वहां पर, उसे आपने लिटाया, आप उसे लाए बोलोगे या ले बोलोगे? आप लेटे हो खुद या लिटाया आपने उसे? लिटाया है, लिटाया है तो फिर ले होना चाहिए। आप खुद लेटे हो तो अब क्या होगा, अब लाए होगा। झूठ बोलने की बात आएगी तो क्या होगा, लाए होगा। जब हम लाए एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, झूठ होगा। बात क्लियर हो गई। इस लाए का, जहां लेटने की हम बात कर रहे हैं, उसका सेकंड फॉर्म होता है ले, उसका थर्ड फॉर्म होता है लेन। इस लाए का जहां मतलब होता है झूठ बोलना, इसका सेकंड फॉर्म होता है लाइड, थर्ड फॉर्म भी होता है लाइट। जहां हम लिटाने या बिछाने, किसी भी चीज को लिटाना, किसी बच्चे को लिटाना, किसी सामान को लिटाना, फ्लोर पर किसी चीज को डालना, वहां हम ले का यूज करेंगे। इसका सेकंड फॉर्म लेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लेड। कंफ्यूजन दूर हुआ। जो सारी बातें हैं वो सारी बातें अब खुलकर आएंगी सारे एग्जाम्पल्स में। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, अनफोल्ड द ब्लैंकेट एंड ले इट ऑन द फ्लोर। अनफोल्ड द ब्लैंकेट से मुझे ये पता लगा, ये अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन सबको हम इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उस सबको हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव। जैसे गेट आउट, गेट से स्टार्ट हुआ। डू इट, डू से स्टार्ट हुआ। गेट लॉस्ट, गेट से स्टार्ट हुआ। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस हैं। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एंड से सेंटेंस जुड़ा, इधर हमने फिर से वर्ब यूज किया, इसका मतलब ये वाला भी इंपैरेटिव होगा। तो यहां भी कौन सी फॉर्म चाहिए, V1 चाहिए। अब ये V1 हम जानते हैं, ले V1 तो लिटाना होता है भाई, सेकंड फॉर्म होती है ना यहाँ, इसलिए ये पता होना जरूरी है कि V1 का यूज होगा या V2 का यूज होगा, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वाला ले की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म भी ले है और इसका फर्स्ट फॉर्म ले है। तो मुझे ये पता लगा पहले तो इंपैरेटिव सेंटेंस होने की वजह से कि यहाँ V1 ही चाहिए होगा। बात समझ पा रहे हो। अब V1 चाहिए होगा तो V1 तो ये ले इधर वाला है, जिसका मतलब है लिटाना। क्या सेंटेंस का सेंस बनता है लिटाने के साथ या नहीं, अब हमें ये चेक करना है। अनफोल्ड द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को अनफोल्ड करो और ले इट ऑन द फ्लोर, और इसे फ्लोर पर बिछाओ। अपनी जगह ठीक लिखा है। अगर यहां लाए लिख दिया जाए, लाए भी तो फर्स्ट फॉर्म है ना इसकी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
फिर इसका मीनिंग हो जाएगा अनफोल्ड द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को अनफोल्ड करो और लाए इट, इट भी लिखा हुआ, इट भी लिखा। अगर ये लाए होता लाए ऑन द फ्लोर तो ये मान जाते हम, ये सोच लेते सेंटेंस को कि खुद लेटने की बात हो रही है कि फ्लोर पर लेटो, लेकिन यहां लिखा है ले इट, मतलब इसे बिछाने की बात हो रही है, इसे लिटाने की बात हो रही है। यहां से इट को हटा लोगे तो लाए सही हो जाएगा, ले भी सही हो जाएगा, लेकिन इट होने की वजह से यहां लाए ठीक नहीं हो सकता है, ले ही ठीक रहेगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस लिखा है आपके सामने, दिस स्टफ इज प्रेटी ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है नई सी, एकदम बहुत अच्छी, कोई आपने नया आविष्कार कर दिया हो जैसा, उसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं। यू हैड बेटर ले डाउन, क्या मतलब है इस सेंटेंस का? ये जो स्टफ है, कोई स्टफ है वो बहुत अच्छी है, एकदम नई सी है। यू हैड बेटर ले डाउन, पहले आपको हैड बेटर के बारे में समझना चाहिए। हैड बेटर एंड हैड रेदर यहाँ लिखा है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स होते हैं। एक और बात समझो, हैड इसमें अलग नहीं होता है। जब हम हैड बेटर की बात करते हैं या हैड रेदर की बात करते हैं, अगर यहाँ सच में हैड अलग होता ना तो इसके बाद हमें V3 चाहिए होता, इस वजह से ये अलग नहीं है, ये पूरा ही मॉडल वर्ब है और एक साथ होता है ये पेयर। हैड बेटर एंड हैड रेदर दोनों कैसे वर्ब है? मॉडल वर्ब। हम जानते हैं जैसे कैन एक मॉडल वर्ब है, मे एक मॉडल वर्ब है, विल एक मॉडल वर्ब है, इन सब के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? V1। तो इनके बाद भी आने वाली कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? V1। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ लिखा है हैड बेटर, तो ये एक साथ ही होगा हैड बेटर, ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? V1। V1 अगर ले की हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा है ले कब होता है? जब हम लिटाने की बात करते हैं। तो क्या यहाँ लिटाने से मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये हमें देखना होगा। दिस स्टफ इज प्रेटी ग्राउंड ब्रेकिंग, ये जो स्टफ है ये एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग है, एकदम नई सी है, बेहतरीन है। यू हैड बेटर ले डाउन, आपको नीचे लिटाना चाहिए। अभी मैंने आपको ये भी बताया, एक ऐसा वर्ब जिससे ऑब्जेक्ट चाहिए हो उसे हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हो उसे इनट्रांजिटिव बोलते हैं। ले लिटाने की बात हो रही है। अब अगर लिटाना है तो या तो वो कोई बच्चा हो लिटाने के लिए, कोई सामान हो, ब्लैंकेट हो, बेड शीट हो, तभी तो किसी चीज को लिटाओगे ना। मतलब इसके मीनिंग से पता लग रहा है कि इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये अपने आप में बच्चों कैसा वर्ब हुआ? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और ये वाला जो है लाए, खुद लेटना है तो इसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है चाहिए, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नोट कर लेना, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहाँ लिखा है ले डाउन, क्या आगे कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है? ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो ये फिर इनट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं कहता है कि ये ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनट्रांजिटिव होना चाहिए। जबकि ले तो ट्रांजिटिव है अपने आप में, इसका मतलब यहाँ ले नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? लाए आएगा। बात समझ पा रहे हो आप? किस तरीके से कंसेप्ट के बेस पर वर्ब के इन फॉर्म से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अभी वर्ब का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ, वर्ब्स पढ़ा रहा हूँ, वर्ब की लिस्ट बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट परेशान करती है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आगे लिखा है सी ले द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर व्हेन आई आस्क्ड। अब देखो यहाँ सी लिखा है, हम जानते हैं सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये ले इधर वाला है, ये वाला ले है, तो फिर इसके साथ क्योंकि V1 है, V1 है तो V1 कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में लिखी होती है, उसमें एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर किया जाता है, तो ये फिर लेज होना चाहिए था, जो कि लिखा नहीं है। लिखा नहीं है इसका मतलब ये पता चल चुका है कि ये लिटाने वाला ट्रांजिटिव वर्ब ले वाला नहीं है, ये फिर सेकंड फॉर्म है। किसका? इस लाए का सेकंड फॉर्म है। बात समझ पाए ऐसा क्यों किया मैंने? अगर ये सच में V1 वाला है तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से प्रेजेंट में टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फिर ये लेज होना चाहिए। लेज यहाँ लिखा नहीं है, तो ले लिखा है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो सेंटेंस ये है सी ले द ब्लैंकेट। अब सी ले ऊपर वाला है तो उसका मतलब होता है लेटना, उसने ब्लैंकेट को लेटा, ये क्या सेंटेंस का सेंस हुआ? सेंस होना चाहिए उसने ब्लैंकेट को लिटाया, बिछाया, क्योंकि यहाँ आस्क लिखा है तो पास्ट की बात हुई है, और बिछाया की बात हो रही है तो ये होना चाहिए, और इसकी सेकंड फॉर्म ले नहीं होती है, लेड होती है, तो यहाँ ले नहीं होना चाहिए,
इस सेंटेंस में लेड होना चाहिए। इस सेंटेंस को आप फिर से समझो। मैंने यहां देखा ले लिखा है, मैंने देखा ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिटाना जिसका मतलब है। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो ये लेज होना चाहिए था, अगर सेंटेंस पास्ट में नहीं है तब। और अगर सेंटेंस में यहाँ आस्क लिखा है तो सेंटेंस पास्ट में होगा, और अगर पास्ट में है तो फिर ऊपर लाई की सेकंड फॉर्म आई होगी। उसके हिसाब से सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ब्लैंकेट को तो लिटाना है, लेटना नहीं है। लिटाना है तो फिर अब ले की सेकंड फॉर्म आएगी, लिटाने वाले की सेकंड फॉर्म आएगी, यहां लेड होगा। आगे लिखा है आई फेल्ट सिक। फेल्ट से पता लगता है ये पास्ट है, तो आगे भी पास्ट ही आएगा। सो आई लेड डाउन, मैं अपने आप को मैंने सिक फील किया, बीमार फील किया, इस वजह से मैं नीचे लेटा। यही तो सेंटेंस का सेंस है। नीचे लिटाया तो नहीं है ना यहाँ भाई। लिटाया, अगर लिटाया है तो फिर वो ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए तो फिर ये लाए चाहिए, हमें ये लाए चाहिए। और लाए की सेकंड फॉर्म क्या है? ले। तो इस सेंटेंस में लेड की जगह क्या होगा? ले होगा। आई ले डाउन। देख पा रहे हो कितना कंफ्यूजन है। जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे कैसे कर पाओगे एग्जाम में बैठ के। चलिए आगे चलते हैं। सी हैड लेन, हैड के साथ हम जानते हैं V3 चाहिए होगा हमें। द ब्लैंकेट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, लिटाने वाली बात आई होगी। वापस चलते हैं, लिटाने वाली बात कहाँ आती है? यहाँ आती है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड होती है। वहाँ लिखा गया है लेन, लेन की जगह क्या होना चाहिए? लेड। बहुत सिंपल है। अब समझ में आ रहा है ना? अब तो इजी हो गया होगा ना आपके लिए काम। आई हैड के साथ फिर से कौन सी फॉर्म चाहिए? 3, देयर। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये लेटने की बात कर रहा है। आई हैड लेन, मैं वहां लेटा था। देयर फोर, ये 4 लिखा है। सम टाइम बिफोर गेटिंग अप, मैं वहां लेटा था, लेट चुका था, कुछ ऐसा सेंटेंस बता रहा है, क्योंकि यहाँ आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है लेन के बाद। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव तो लाई होता है, और लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेन। मतलब यहाँ अपनी जगह ठीक लिखा है, आप एक बार देख सकते हो, उसकी थर्ड फॉर्म लेन होती है। चलिए आगे सेंटेंस लिखा, आई वॉज लाइंग द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर। आई वॉज लेइंग, अब यहाँ ले फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। आईएनजी हम कब लगाते हैं? हम क्या कभी वेंट में आईएनजी लगाते देखा आपने? नहीं, हमेशा किस में लगाया आपने? गो में। तो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, तो ये ले फर्स्ट फॉर्म ही होगा, लिटाना। तो आई वॉज लेइंग द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट को लिटा रहा था, मैं उस ब्लैंकेट को लिटा रहा था, बिछा रहा था। कुछ सेंटेंस का ऐसा सेंस निकलेगा जो अपनी जगह ठीक लिखा है। आगे लिखा है यू हैव बीन, अब हैव बीन के साथ आईएनजी लगता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लाइंग, मैं यहाँ आपको बस ये समझाना चाहता था, ये जो लाए है इसमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ये आई चेंज हो जाता है वाई में, और ये लाइंग बन जाता है। दोनों सेंटेंस में अपनी जगह बस ठीक लिखा है। चलिए अगला वर्ब पढ़ते हैं बच्चा। अगला वर्ब है हैंग एंड हैंग। दोनों के एक जैसे स्पेलिंग है, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। एक हैंग का मतलब है फांसी देना, फांसी देना, फांसी लगाना। एक हैंग का मतलब है लटकाना। एक हैंग का मतलब है फांसी देना, मतलब उसे मारना या उसका मर जाना फांसी लगाकर। एक का मतलब है लटकाना। कुछ मासूम बच्चे ये बोलते हैं सर जब फांसी दी जाती है तब भी तो लटकाया जाता है, दोनों में फर्क है। यहाँ केवल लटकाया गया है, यहाँ फांसी देके काम खत्म कर दिया गया है, मार दिया गया है। फर्क समझो, ठीक है? दोनों का एक जैसा ही स्पेलिंग है। बहुत कंफ्यूज इसीलिए होते हैं बच्चे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जहां फांसी लगाने वाले की बात आएगी उसका सेकंड फॉर्म हैंग्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैंग्ड। बट जब बात आएगी लटकाने वाले की तो उसका सेकंड फॉर्म हंग एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है दे हैंग्ड हिम लास्ट सैटरडे। अब ये हिम है, हिम मतलब कोई लिविंग की बात हो रही है, उसे उन्होंने लटकाया। अब लटकाया के मतलब है किसी इंसान को थोड़ी ना लटकाएंगे कहीं। क्या आप अपनी बालकनी में जाके किसी इंसान को लटकाओगे? नहीं ना। इसका मतलब है उसे मार दिया गया, उसे फांसी दे दी गई है। तो हैंग्ड अपनी जगह ठीक लिखा है क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो ये वाला हैंग्ड है, उसे फांसी दे दी गई है। बात क्लियर है? अगर इस सेंटेंस में हम हंग लिख भी देंगे तो ये एरर बनेगा क्योंकि किसी इंसान को लटकाया नहीं जाता है, उसे या तो फांसी दी जाती है या उसे रखा बैठाया जाता है।
बात क्लियर है ना। आगे लिखा है ही वॉज हैंग्ड फॉर पायरेसी, उसे पायरेसी के लिए फांसी दी गई थी, मारा गया था, लटकाया गया था, मतलब उससे इंसान है वो। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में, किसी और ने लटकाया था, उसे लटकाया गया था। अब यहाँ लटकाना क्या ये वाला लटकाना हो सकता है? नहीं, ये लिविंग पर्सन है, लटकाना का मतलब है इसे मारा गया था, उसे फांसी दी गई थी, तो यहाँ भी अपनी जगह हैंग्ड सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखा है दे हैंग्ड द पेंटिंग इन द कॉरिडोर। पेंटिंग को क्या फांसी दी जा सकती है? इस पेंटिंग को क्या फांसी दी जा सकती है? आप कहोगे पेंटिंग को क्या कौन फांसी दे सकता है? पेंटिंग को फांसी नहीं दी जा सकती है, इसे लटकाया जा सकता है। और जब हम लटकाने की बात करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हंग। तो यहाँ हैंग्ड की जगह क्या होना चाहिए? हंग। बैंकिंग, एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस भर भर के क्वेश्चन पूछता है। हिज पिक्चर वॉज हंग अबव द फायर प्लेस। उसकी जो पिक्चर है उसे लटकाया गया था, उसे फांसी दी तो नहीं दी जा सकती ना। उसकी जो पिक्चर है उसे फांसी दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती है, उसे लटकाया जा सकता है। तो यहाँ अपनी जगह हंग ठीक लिखा है। वो उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म भी हंग होती है, तो अपनी जगह वो ठीक लिखा है। एक बेहतरीन सेंटेंस है जो एसबीआई पीओ ने पूछा था कभी, सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ये मेंस का सेंटेंस है, एसबीआई पीओ के भी मेंस का सेंटेंस है। कैप्टन किड वॉज हैंग्ड फॉर पायरेसी इन 1701। यहाँ लिखा गया हैंग्ड, कैप्टन किड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो कैप्टन किंग को पायरेसी के लिए 1701 में 1701 में फांसी दी गई थी, तो यहाँ तो ठीक लिखा है। कैप्टन किड कोई इंसान है, इसे लटकाया तो जा नहीं सकता, अपनी जगह ये तो ठीक लिखा है, ए वाले में कोई एरर नहीं है। आफ्टर द हैंगिंग, हैंगिंग हैंग का मतलब क्या है यहाँ? लटकाना, लटकाने के बाद, बी वाले में भी कोई एरर नहीं है। हिज बॉडी वॉज टेकन टू बी हैंग्ड, फिर से यहाँ हैंग आया है। हिज बॉडी वॉज टेकन, जो उसकी बॉडी थी, मतलब फांसी देने के बाद, उसे मरने के बाद जो उसकी बॉडी थी, क्या उसकी बॉडी को मतलब उसकी डेड बॉडी है ना इसका मतलब, क्योंकि मरने के बाद की बात कर रहे हैं, फांसी लगाने के बाद की बात कर रहे हैं, तो जो उसकी बॉडी है क्या उसे फांसी दी जा सकती है? और आगे भी लिखा है वो इन चेन्स, तो चेन्स में उसे लटकाया गया था या चेन्स में उसे फांसी दी जा रही थी मरने के बाद भी? उसे लटकाया गया था ना, और लटकाया गया था तो फिर यहाँ हैंग्ड अब नहीं होना चाहिए, यहाँ हंग होना चाहिए। यही पे एरर